साथियों, मुझे याद है कि साल 2015 में जब मैं जर्मनी आया था तो स्टार्टअप इंडिया अभियान एक आइडिया के स्तर पर था। शब्द कान पे पड़ते थे। तब स्टार्टअप वर्ल्ड में भारत का कोई नाम निशान नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। साथियों, वो दिन चले गए जब दुनिया में कुछ होता था तो हम रोना रोते। भारत आज वैश्विक चुनौतियों का रोना रोने वाला देश नहीं है, बल्कि भारत आज आगे बढ़कर इन चुनौतियों का समाधान दे रहा है। आज हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए दुनिया भर के देशों को एक मंच पर ला रहे हैं ताकि सस्ती और एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी का लाभ दुनिया को दे सके। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। पहले के समय में जब शिक्षा की बात आती थी तो माँ बाप को लगता था कि बेटे को पढ़ाना चाहिए। अपने लिमिटेड संसाधन से भी उनको लगता था कि इतने ही स्थिति है, चलो बच्चा पढ़ेगा तो कुछ कमाएगा। और कभी कभी कुछ माँ बाप ये भी कह देते थे, अरे बेटी को पढ़ा के क्या करना है भाई, उसको नौकरी थोड़ी करवानी है, अब वो तो अपना ससुराल जाएगी, वो अपना जिंदगी का गुजारा कर लेगी। ये मानसिकता का कोई एक कालखंड था। हो सकता है आज भी कुछ गाँवों में कहीं पर इस प्रकार की मानसिकता बची हुई होगी, लेकिन बाय एंड लार्ज आज स्थितियां बदली है और समाज बेटियों के सामर्थ्य को जानने में अगर। प्रधानमंत्री, मेरा एक सवाल है और वो है कि यहाँ 2000 युवा साथियों बैठे हैं, वो सब टेकी हैं, उन सब में एक अपेक्षा है कि कभी ना कभी एक दिन मेरा खुद का बिजनेस भी मैं बसा लूं। तो हमें कैसा प्रोत्साहन करना चाहिए उनका कि वो जब बिजनेस शुरू करें, कंपनी शुरू करें, वो एक सोशल स्टार्टअप। हम चाहते हैं कि विश्व में देश की पहचान बने, तो सिर्फ कोई देश का प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से गले लग जाए या हाथ मिला ले, इससे होता नहीं है। हमारे देश में हमें सैकड़ों पिलर पे ऊंचा करना पड़ता। ओलंपिक में भी हमारे बच्चे सबसे ज्यादा मेडल लाते हो, नोबेल प्राइज में हमारे लोग हो, हमारी हर इनोवेशन के अंदर हमारे लोग हो। आज खुशी की बात है। एग्जाम में आपकी समस्या ये होती है कि देखो ये बगल वाला तो ऊपर देखता नहीं, लिखता ही रहता है, अब मैं पीछे रह जाऊंगा, उसको यानी दिमाग उसी में लगा पड़ा है। आपका दिमाग इतना हाल डोल कर रहा है कि जो भीतर मेमोरी रूपी जो कॉइन है ना, आपको वो दिखता ही नहीं है। एक बार मन को स्थिर कर लीजिए। मन को स्थिर करने की दिक्कत है तो जरा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, एकदम सीना तान करके आंख बंद करके कुछ पल बैठिए। मन स्थिर हो जाते ही वो कॉइन जैसे दिखने लगता है। एग्जाम में आपकी समस्या ये होती है कि देखो ये बगल वाला तो ऊपर देखता नहीं, लिखता ही रहता है, अब मैं पीछे रह जाऊंगा, उसको यानी दिमाग उसी में लगा पड़ा है। आपका दिमाग इतना हाल डोल कर रहा है कि जो भीतर मेमोरी रूपी जो कॉइन है ना, आपको वो दिखता ही नहीं है। एक बार मन को स्थिर कर लीजिए। मन को स्थिर करने की दिक्कत है तो जरा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, एकदम सीना तान करके आंख बंद करके कुछ पल बैठिए। मन स्थिर हो जाते ही वो कॉइन जैसे दिखने लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी रात का समय अधिक होती है, पर सब मुझे दिन में पढ़ने को बोलते हैं, मैं क्या करूं? ये बात सही है कि हर कोई चाहता है कि उसके समय का सदुपयोग हो, जिस काम के लिए समय लगाया है उसका उतना ही उसको लाभ मिले। और ये अच्छी सोच है और ये आवश्यक भी सोच है कि हमें हमेशा जागृत रूप से प्रयास करना चाहिए कि क्या मैं जो समय लगा रहा हूँ, मैं जो समय खपा रहा हूँ, उसका मुझे आउटकम मिलता है कि नहीं। परमात्मा की इस सृष्टि को सबसे बड़ी कोई सौगात है, अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा वो सौगात वर्तमान है। जो इस वर्तमान को जान पाता है, जो इस वर्तमान को जी पाता है, जो इस वर्तमान को आत्मसात कर पाता है, उसके लिए भविष्य के लिए कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। और मैं बहुत से लोग आपने देखे होंगे सुबह चाय पीते रहते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे,
परिवार के लोग कहते हैं अरे पानी गर्म हो गया, चलो जल्दी नहाने के लिए चलो, नहीं मुझे अखबार पढ़ना है। फिर कहेंगे नहीं नाश्ता गर्म है, ठंडा हो जाएगा, फिर भी कहें नहीं मुझे अखबार पढ़ना है। कभी उन माताओं से मैं कहता हूँ जो घर में ऐसी परेशानी करते हैं उनको जरा शाम को पूछो कि आज अखबार में क्या पढ़ा था। मैं 99% लोग बताता हूँ वो नहीं कह पाएंगे कि आज के अखबार की हेडलाइन क्या थी। क्यों? वो न जागरूक है। अगर आप यहाँ आए लेकिन अभी आप सोचते होंगे कि मम्मी घर पे टीवी देखती होगी, वो ढूंढती होंगी मैं किस कोने में बैठा हूँ, मतलब आप यहाँ नहीं है, आप घर में है। आपके दिमाग में यही है कि मम्मी टीवी देखती होगी कि नहीं देखती होगी, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो उनको नजर आया होगा कि नहीं आया होगा। आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए था लेकिन आपका ध्यान वहां है, मतलब आप बेध्यान है। अगर आप यहाँ है तो आप ध्यान में है, आप वहां है तो आप बेध्यान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, मेरे सवाल यहाँ है कि जब शिक्षक हमें पढ़ाते हैं तो हम समझ जाते हैं, लेकिन कुछ समय या कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। कृपया इसके बारे में मेरी मदद करें। शायद हर विद्यार्थी के दिमाग में ये विषय कभी न कभी तो एक समस्या बन करके खड़ा हो ही जाता है। हर एक को लगता है कि मुझे याद नहीं रहता है, ये मैं भूल गया। लेकिन आप अगर देखेंगे इवन एग्जाम के टाइम पर अचानक ऐसी चीजें आपकी निकलने लगेगी कि आपको कभी एग्जाम के बाहर अरे मैंने तो पिछले हफ्ते भर में कभी ऐसा कीजिए। एक बार रिप्ले करने की आदत बनाइए। रिप्ले करने की आदत बनाएंगे तो आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। जैसे मानो क्लास के अंदर कुछ सीख करके आए हो, आपके 3-4 दोस्त हैं, बैठिए और आज जो सीखा है आप ही टीचर बन के आपके 3 दोस्तों को सिखाइए, फिर दूसरा दोस्त और 3 को सिखाए, फिर तीसरा दोस्त और 3 को सिखाए, फिर चौथा दोस्त, यानी एक प्रकार से जितने पाया होगा वो परोसेगा और हर एक को ध्यान में आएगा। देखिए यार उसने इस बिंदु को पकड़ा था, मुझसे छूट गया था, उसने इस पॉइंट को पकड़ा था, मुझसे छूट गया था। चारों लोग जब रिप्ले करेंगे उस बात को और खुद आप करेंगे, किताब नहीं है कुछ नहीं है, सुना है, ऐसा कीजिए। एक बार रिप्ले करने की आदत बनाइए। रिप्ले करने की आदत बनाएंगे तो आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। जैसे मानो क्लास के अंदर कुछ सीख करके आए हो, आपके 3-4 दोस्त हैं, बैठिए और आज जो सीखा है आप ही टीचर बन के आपके 3 दोस्तों को सिखाइए, फिर दूसरा दोस्त और 3 को सिखाए, फिर तीसरा दोस्त और 3 को सिखाए, फिर चौथा दोस्त, यानी एक प्रकार से जितने पाया होगा वो परोसेगा और हर एक को ध्यान में आएगा। देखिए यार उसने इस बिंदु को पकड़ा था, मुझसे छूट गया था, उसने इस पॉइंट को पकड़ा था, मुझसे छूट गया था। चारों लोग जब रिप्ले करेंगे उस बात को और खुद आप करेंगे, किताब नहीं है कुछ नहीं है, सुना है। हम किन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, कभी कभी कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने से भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। अब मान लीजिए आपके ही पर घर में एक 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको कुछ लेना है लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल है। आप दूर से देखते रहिए कि वो गिर जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, थक जाएगा तो थोड़ी देर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर कोशिश करेगा। मतलब आपको वो सिखा रहा है कि ठीक है मेरे लिए मुश्किल है लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। ये मोटिवेशन क्या किसी, इसलिए कभी भी उन चीजों के विषय में सिंपैथी गेन करने के लिए उपयोग मत कीजिए, कभी मत कीजिए। है जीवन में मुसीबतें आई, निराशा आई, हताशा आई, मैं उसको खुद जीऊंगा, मैं उससे जम करके उससे जंग करूंगा और मेरी ही निराशा, मेरी उदासीनता को मैं ही खत्म कर दूंगा, मैं ही उसको कब्र में गाड़ दूंगा। ये एक खुद को जानना और उसमें भी वो कौन सी बातें हैं जो मुझे हताश कर देती है, निराश कर देती है, एक बार उसको जान लें और उसको एक बार नंबर बॉक्स में डाल दें। ठीक है, फिर आप कोशिश कीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं। जो बातें सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा गाना सुना, सिर्फ उसका संगीत नहीं, उसके शब्दों में कुछ चीजें ऐसी है कि आपको लगता है हाँ यार सोचने का तरीका ये भी हो सकता है। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि मेरे एक सहपाठी का एक पेपर अच्छा नहीं गया है तो मैं उसे दिलासा कैसे दूं? धन्यवाद। कोई ये सोचता हो कि मोटिवेशन का कोई इंजेक्शन मिलता है और वो इंजेक्शन हम लगवा दें तो फिर मोटिवेशन का एश्योरेंस मिल जाता है। किसी को लगता है कि ये फॉर्मूला मिल जाए तो फिर मोटिवेशन की कभी समस्या नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन
पहले तो खुद को आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप वो कौन सी बातें होती हैं जिससे पूरी तरह डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। आपको पता चलेगा। आप दिन भर देखेंगे, सप्ताह भर देखेंगे, महीने भर देखेंगे, इसलिए आपको पता है कि कौन सी चीज आप आसानी से एडॉप्ट कर लेते हैं, कौन सी चीज आपको मन के साथ एकदम उसमें आगे बढ़ जाते हैं। आप जी जान से उसमें जीतते जाइए, आपको कभी बोझ महसूस नहीं होगा। और शुरू में रुकावट आएगी, लेकिन बाद में परिवार गर्व करने लग जाएगा। हाँ, हम तो सोचते थे कि इसमें ये बहुत अच्छा किया, आज तो हमारा नाम रोशन हो गया। 4 लोगों के बीच में बैठते हो तो तारीफ होती है। जो कल तक आपको ताकत को स्वीकार नहीं करते थे, वो आने वाले समय में आप ही के ताकत का गौरव गान करना शुरू कर देंगे। और इसलिए आप हंसते खेलते, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि माँ बाप का मत सुनो, मैं ये तो नहीं कहूंगा टीचर की बात मत सुनो, ये तो सलाह ठीक नहीं होगी। सुनना तो है ही है, वो जो कहते हैं उसको समझना है, लेकिन हमें उन चीजों को स्वीकार करना है जो हमारे भीतर बहुत सहज रूप से। आपने देखा होगा धरती भी वैसे तो निर्जीव लगती है, एक बीज बोएंगे तो उसमें से कुछ नहीं निकलता है, लेकिन उसी धरती पर दूसरा बीज बोएंगे तो बहुत कुछ निकल के आता है, बहुत बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। दोष धरती का नहीं है, हम बच्चे के शक्ति और उसकी सीमाएं, उसकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति, उसकी अपेक्षा, उसकी आकांक्षा, इन सबको बारीकी से ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसको जानने समझने का प्रयास नहीं करते हैं, और हम उसको धक्का मारते जाते हैं तो कहीं न कहीं वो लड़खड़ा जाता है। सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को कहना चाहूंगा कि आप अपने मन की आशा अपेक्षा के अनुसार ज्यादातर हमारे बच्चों के विकास में ये जो कंफ्यूज और कॉन्ट्राडिक्टरी जो प्रभावों के बीच से गुजरना पड़ता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। और इसलिए पुराने जमाने में टीचर का परिवार से संपर्क रहता था, परिवार के हर लोग को टीचर जानते थे, और परिवार भी अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है उसे टीचर परिचित होते थे। टीचर क्या करते हैं, कैसा करते हैं, वो उससे पेरेंट्स परिचित होते थे, यानी एक प्रकार से। और उसके कारण अब क्या हुआ है, बच्चा दिन भर क्या करता है, माँ बाप को समझ नहीं है, जानते नहीं है। टीचर को सिलेबस से लेना देना है, मेरा सिलेबस पूरा होगा, इसका मतलब कि आप पर प्रेशर है टीचर का, आप पर प्रेशर है पेरेंट्स का, और इसलिए आपको उलझन है कि मैं मेरे लिए कुछ करूं कि उनके कहने पर करूं। अब उनको समझा नहीं पा रहे हैं और मैं अपना छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये आपकी चिंता मैं महसूस कर रहा हूं। मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को और टीचर्स को ये जरूर कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप मन में सपने लेकर के जीते हैं, या तो जो सपने आपके खुद के अधूरे रह गए हैं, आप जो करना चाहते थे अपने विद्यार्थी काल में, आप जो अपने जीवन में करना चाहते थे, वो हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं, 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? जरा जोर से बताइए ना। नहीं बढ़ सकते ना। अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। और इसलिए भी वैसे बीच में समय जीतना, आईपैड के अंदर घुसने में आनंद आता है, मोबाइल फोन के अंदर घुसने में आनंद होता है, उससे हजारों गुना आनंद अपने भीतर घुसने का भी होता है। तो दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए कि जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, इनर लाइन होंगे। जितना अंदर जाएंगे आप अपनी ऊर्जा को अनुभव करेंगे। अगर इन चीजों को कर लेते हैं तो मुझे खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट आता है, साहस आता है, अपने प्रतिस्पर्धी को समझने की ताकत आती है। ये सारी किताबों में से जो सीखते हैं खेल के मैदान में आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन वो पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था से बाहर था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी था, उसको प्रतिष्ठा दी। अब आप देखते हैं ऑनलाइन को एक अवसर समझिए, लेकिन
इधर उधर भटक करके काम करते हैं तो फिर टूल भी अवेलेबल है। आपने देखा होगा आपके हर गैजेट में टूल है जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वार्निंग देते हैं, ये करो, ये मत करो, अब रुक जाओ, थोड़ी देर आराम करो, अब 15 मिनट के बाद फिर आना है तो वो 15 मिनट के बाद आएंगे। आप इस टूल का उपयोग करके अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हो। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन इन टूल्स का ऑनलाइन को आपका आधार मजबूत करने के लिए उपयोग करें, आपको ऑफलाइन में उसको जाकर के जीवन में साकार करना है। शिक्षा का भी ऐसा ही है। पहले आपकी जो किताब है वो, आपके जो टीचर है वो, आपका जो सराउंडिंग्स है वो, बहुत सीमित साधन थे ज्ञान प्राप्त करने के। आज असीमित संसाधन है, इसलिए आप अपने आप को कितना मुझे कितना ज्ञान पाना है, कितना अर्जित करना है, मैं ऑनलाइन जाकर के दुनिया के जिस छोर से जो भी अवेलेबल है मैं अपने मोबाइल फोन पर या अपने आईपैड पर ले आऊंगा। और ऑफलाइन जो मैंने वहां पाया है, मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ टीचर ने इतना बताया था, मुझे इतना याद रहा था, लेकिन यहाँ दो चीजें मुझे अच्छी मिल गई हैं, अच्छे तरीके से मिल गई है, मैं दोनों का जोड़ कर दूंगा तो वो आपकी ताकत बहुत बढ़ा देंगे। ऑनलाइन का दूसरा लाभ ये है, आखिरकार शिक्षा का एक हिस्सा है ज्ञान अर्जन करना। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिद्धांत क्या हो सकता है? मैं मानता हूं ऑनलाइन अनुभव कई होंगे, क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लासरूम में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होगी, लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही नहीं होता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम में से बहुत से बच्चों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन सी हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे मन में एक सवाल आता है कि आप लोगों ने बताया कि इधर इधर भटक जाते हैं। थोड़ा अपने आप को पूछिए कि जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो सचमुच में रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं? युग बदलता है तो माध्यम भी बदलते रहते हैं। अब पहले के जमाने में जो गुरुकुल चलते थे सदियों पहले, सहस्त्र वर्ष पहले, तो वहां तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं थे, तो उस समय कोई किताब भी नहीं थी, तो ऐसे ही कंठस्थ सब चलता था। तो उनकी श्रवण शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे और उसको कंठस्थ कर लेते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी कान के द्वारा सीख करके। बाद में युग बदल गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, किताबें आने लगी, तो लोगों ने उसमें ढाल दिया। ये इवोल्यूशन लगातार चलता, वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूंगा, मेरा एक दोस्त ऐसा करता है इसलिए उसको अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं भी वो करूं। आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना है, आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं, और उसमें आप विश्वास भरिए। मुझे पक्का भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होकर रहेंगे। आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को तो हम कुछ कहते होंगे, लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे छोटे पड़ाव है, और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं, और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मेरा नाम खुशी जैन है। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद। देखिए, आपके मन में भय क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे। मैं तो राजनीति में बहुत देर से आया, बहुत लोगों की बात गले नहीं उतरती है, लेकिन जब मैं राजनीति में नहीं था तो पुराने जमाने में जनसंघ नाम की एक पार्टी हुआ करती थी और उनका दीपक नाम का निशान हुआ करता था। और वो पार्टी इतनी गरीब थी कि दीवार पर दीपक पेंट करने के लिए भी उनके पास बड़ा मुश्किल होता था। और गुजरात में चुनाव थे तो उन्होंने कोई 103 कैंडिडेट खड़े कर दिए और जो मिला, लड़ना तैयार हो, लो लड़ो। अब खड़े हो गए सब लोग। 103 में से 99 का डिपॉजिट चला गया, डिपॉजिट जब्त हो गया। और चुनाव में, राजनीति में डिपॉजिट जब्त होना है ना, बहुत बुरा माना जाता है। 4 का बच गया। तो मुझे बराबर याद है कि वो जनसंघ वालों ने इन 4 लोगों का जो डिपॉजिट का पैसा वापस आया, उसकी एक बहुत बड़ी महफिल की, बड़ी पार्टी की और बड़ा आनंद से मिठाई बांट के खाई। क्यों? तो बोले 4 लोगों की डिपॉजिट बच गई है। ये जो मिजाज होता है लोगों की, तो स्थिति ऐसी है। आपकी तो एग्जाम साल में एक बार होती होगी, हमारी दिन में 24 घंटे होती है। और किसी हिंदुस्तान के किसी कोने में एक नगर पालिका का चुनाव और हार गए तो ब्रेकिंग न्यूज होता है, ब्लो ऑन मोदी। देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कि आप पढ़ते रहिए, सीखने की कोशिश करिए, पूरा फोकस लर्निंग पर रखिए, भीतर के विद्यार्थी को जितना ऊर्जावान बना सकते हैं बनाते रहिए। यही जीवन का धर्म बना करके चलिए। एग्जाम और रिजल्ट और अंक ये बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। आपने काम किया है, जो रिजल्ट आएगा आएगा। अंक के हिसाब से चलने से महोदय, मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों की ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपके लोकसभा चुनाव है। तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है या आप थोड़े से नर्वस हैं? धन्यवाद। क्या नाम बताया आपका? गिरीश सिंह। गिरीश, इतना मुझे पक्का लगता है, अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए। क्योंकि ऐसा लपेट करके सवाल पूछने की ताकत ट्राइंग की दुनिया नहीं, ट्राइंग की दुनिया चाहिए, रोते रहना नहीं चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप कम से कम कुछ करने का सपना देखिए, और करने का जब सपना देखते हैं उसमें से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, नया करने का इरादा पैदा होता है, नया इरादा संकल्प बन जाता है, फिर एक बार आगे बढ़ने का मन कर जाता है और आप करते चलते ही उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसका आपका एक्सपीरियंस की ताकत, उसका आपका कॉन्फिडेंस, इसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए मैं आप सभी नौजवानों से आग्रह करूंगा, ये कैरियर नाम का शब्द कुछ बनना तय करके करने से आप गुलाम हो जाते हैं। फिर सारा सोच, दिनचर्या, जीवन, जिंदगी में बनने के सपने निराशा की गारंटी है जी। क्योंकि आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बने, समाज में प्रतिष्ठा है, लेकिन घर आने के बाद यार डॉक्टर बनना था नहीं बना, डॉक्टर बनना था नहीं बना, यही रोते रहते हैं। और इसलिए क्राइंग की दुनिया नहीं, ट्राइंग की दुनिया चाहिए, रोते रहना नहीं चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप कम से कम कुछ करने का सपना देखिए, और करने का जब सपना देखते हैं उसमें से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। नई डायरी लिखने की आदत नहीं हो, ऐसे बहुत लोग होंगे। एक टेम्पररी आप एक महीने के लिए लिखिए, और महीने भर आप अपने लिए, किसी के लिए नहीं, और जरा भी छुपाए बिना आप लिखिए। रात को लिखिए कल क्या क्या करना है, वो एक डायरी अलग रखिए, उसको हाथ में लगाइए, लिख लिया। दूसरे दिन दूसरी डायरी सुबह लीजिए, और जैसे जैसे करते जाएं लिखते जाइए, फिर रख दीजिए। रात को फिर वो डायरी निकालिए, कल क्या करूंगा लिख दीजिए। महीने पर दोनों डायरियों को अलग रखने दीजिए। एक महीने के बाद दोनों डायरियों को मैच कीजिए,
और रात को आपने क्या सोचा था, दिन भर क्या किया, आपको देखोगे 80% चीजें आपने वो की होगी जो आपने तय किया था उससे विपरीत हो। जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम टेबल 365 दिन काम आता है। समय के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए कि चलो ठीक है, अब ये आ गया है तो कुछ समय यहां निकाल दूं, लेकिन मैं बाकी समय को एडजस्ट करूं। आपको खुद को लगना चाहिए, वरना अभी मैंने ये काम तय किया, मैं ये नहीं करूंगा, अभी मुझे होमवर्क करना है, मैं ये नहीं करूंगा। सहज लचीलापन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ हम कॉन्फ्लिक्ट किए बिना, हम जिस माहौल में जी रहे हैं उस माहौल में मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आए। जीरो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आए। करूं या न करूं के बीच में संघर्ष। 100 लोगों को पूछो, 80 लोग ऐसे मिलेंगे जो नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे मिलते कि नहीं मिलते? आप भी अपने दोस्तों को कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या किसी को कोई एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्या? आपको भी 24 घंटे मिले, उसको भी 24 घंटे मिले। उसका कारण यह है कि उसको अपनी प्रायोरिटीज का पता नहीं। टाइम का मिसमैनेजमेंट की शुरुआत आपकी प्रायोरिटी का, आपका अज्ञान है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग किन किन चीजों में है और वो कौन सी चीजें हैं जो मैं समय को बर्बाद करता हूं। मैं बिजी होता हूं, लगातार काम करता हूं, लेकिन जो करना चाहिए वो करता नहीं और नहीं करना चाहिए वो पहले करता हूं। ये गुरु ऐसे होते हैं, खुद के संतानों की लिए उन्होंने शायद ही कुछ किया हो, लेकिन अपने शिष्य के लिए वो अपना जीवन खपा देते हैं। अगर वो अच्छा रेसलर है और उस गुरु के पास ट्रेनिंग ली है, तो उस रेसलर के लिए वो गुरु सुबह 4 बजे उठ करके मेहनत करते हैं। अपने बच्चे बीमार होंगे तो भी शायद 4 बजे नहीं उठेंगे, लेकिन अपना एक शिष्य अच्छा रेसलर बने। ये जो गुरु शिष्य संबंध है, जिसमें गुरु अपना जीवन खपा। जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे मन की एक इच्छा थी, क्योंकि मैं घर छोड़ करके 30-40 साल बाहर रहा था, मैं कभी किसी को मिला नहीं था, एक गुमनाम सी जिंदगी में चला गया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गया तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं मुख्यमंत्री के नाते मेरे सभी टीचर को बुलाऊं। तो मैंने सूची बनाना शुरू किया, मेरे अफसरों को काम पे लगाया। जो बचपन में जिन्होंने मुझे कभी पढ़ाया था उनकी आयु करीब 96 हो गई थी, सबकी सूची बनाई। सबको मैंने एक कार्यक्रम में कितनी डिग्रियां लेकर के निकले उसके बजाय कितनों की जिंदगी बनी। अगर ये आपका क्षेत्र नहीं है तो फिर शिक्षा अधूरी रह जाएगी। और ये बात उन टीचरों को छू गई। फिर मैंने कहा बुरा न लगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके स्कूल के कोई स्टूडेंट है जो जेल में है? चौंक गए वो, उनकी मुंडी नीची हो गई, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने 2 एक्सट्रीम सवाल पूछे थे उन टीचर्स को। अगर मेरे पास पढ़ा हुआ बच्चा कभी किसी बुरे काम में नाम सुनाई दे तो एक टीचर के नाते मुझे चोट पहुंचनी चाहिए। और मेरे हाथ से निकला हुआ बच्चा जब जिंदगी में कुछ प्राप्त करता है वो दिन मेरे लिए, सभी टीचर से चाहूंगा कि वे सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, उसके पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़े, उसके यार दोस्त, उसके शौक, उसकी प्रवृत्ति, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, तब जाकर के उस बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना उनको सरलता से आ जाएगा। हम लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा को जाना है। आप देखिए, मुझे बराबर याद है, मैं बहुत साल पहले, तब तो मैं राजनीति में नहीं था, एक स्कूल ने फंक्शन में मुझे बुलाया था शायद, तो मैंने उनको कहा कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैं वहां टीचर से भी बात करना चाहूंगा, अलग से मुझे थोड़ा समय मिले। तो मैं टीचर से बैठा और मैंने उन टीचर्स को पूछा, मैं उन टीचर्स के साथ बैठा, मैंने उनको पूछा कि भाई आप में से कोई 20 साल से वैसे कितने विद्यार्थी हैं कि जिनका नाम लेते ही आपको गर्व महसूस होता है और आप महसूस करते हैं कि मेरी स्कूल का बच्चा था, ये मेरे क्लास का बच्चा था, ये मेरे सब्जेक्ट का स्टूडेंट। वैसे शिक्षक अपना दायित्व निभाते ही हैं, इसलिए मुझे उनको कोई ज्यादा एडवाइस करनी नहीं है। लेकिन वक्त काफी बदल चुका है। एक समय ऐसा था, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कि परिवार में अगर कोई अच्छी चीज खाने पे बनती थी तो माँ को मन करता था कि तेरे टीचर को जरा उनके घर थोड़ा दे करके आ जाओ। ये ठीक है कि मेरे यहाँ मेरे टीचर बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते थे, लेकिन माँ का मन करता था कि कुछ बना है अपने घर में, तेरे टीचर को दे आओ, कुछ अच्छी चीज हुई है टीचर को बता दो। टीचर एक प्रकार से फैमिली मेंबर हुआ करते थे। कभी कभी माँ बाप जो बात बच्चे को नहीं बता सकते थे तो माँ बाप टीचर को कहते थे और उसको कहते थे कि जरा आप उसको थोड़ा समझाइए। नींद बहुत आवश्यक है जी।
इसका मतलब ये नहीं भी सोते ही रहे हैं और घर में सब कहे तो कुंभकर्ण है, ये ऐसा नहीं। क्वालिटी स्लीप, मैं इतना सारा जिम्मा लेकर के काम कर रहा हूं, आप जानते होंगे क्या कुछ नहीं होता होगा, लेकिन मुझे बिस्तर पर जाने के बाद शायद 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता है। 30 सेकंड ऐसे ही धड़ाक से सो जाता हूं। पूरा दिन भर काम में लगा रहता हूं तो देरी नहीं लगती, लेकिन जब उठता हूं तब एकदम क्वालिटी नींद। आप अगर बोर्ड में है, टीवी बंद, दोस्त बंद, टहलना बंद, टेलीफोन बंद, बातचीत बंद। अमिताभ बच्चन होते तो कहते दरवाजा बंद। यही होता है ना। देखिए, इससे आप कभी परिणाम नहीं ला सकते हैं। आप जिन जिंदगी की आदतों से पले बड़े हो उसको मात्रा कम अधिक कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट बदल सकते हैं, लेकिन इससे अलग होकर के आप मानो कि आप कर पाओगे, संभव नहीं है। और इसलिए खेलने का शौक है, खेलिए। 24 घंटे एग्जाम, कैरियर, कभी उन शब्दों के बाहर भी एक दुनिया होती है। और इसलिए खेलना, हमारे शास्त्रों में पंच महाभूत इसकी चर्चा है। दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बहुत सी ब्रांड बेचती होगी कि ये स्प्रे लगाओ तो फ्रेश हो जाओगे, टिकना करोगे तो फ्रेश हो जाओगे, लेकिन आप कितने ही थक करके आए हैं, ऐसे ही मुंह धो देते पानी से, फ्रेश हो जाते कि नहीं है? आप कहीं ऐसा अनईजी फील करते हैं, खिड़की खोल करके यूं मुंह कर देते हैं, फ्रेश होते कि नहीं होते हैं? मनुष्य की रचना ऐसी है शरीर की, जब भी एक जो भ्रम है कि इस आसन से ऐसा होता है, इस आसन से होता है, उसके साथ एक विज्ञान जुड़ा हुआ है। लेकिन आप शुरुआत, आपको जो आसन अच्छा लगता है, जो आपको कंफर्ट देता है, उसे से शुरू कीजिए। आप हैरान होंगे, इन दिनों दुनिया के कई देशों में परिवारों में बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन को रेगुलराइज कर दिया गया है। और आपने भी देखा होगा, घर में जब 13-14 साल के हो जाते और अपना दोस्त थोड़ा ऊंचा हो गया तो अपना भी मन करता है एकदम खड़े हो जाते हैं, ताड़ासन करने लग जाते हैं। मन में तो ये रहता है कि मैं ताड़ासन कर रहा हूं तो शायद मेरी हाइट बढ़ेगी, हकीकत में उसकी पूरी